करके उससे लिखा जाता था। वो बहुत तो जैसे चूना आता था, देखे उसको भी नहीं देखे? बहुत डार्क चले गए उसको देखे भी नहीं देखे? हाँ वो गोला सा। हाँ, गोला गोला आता था, उसको फोड़ करके तब उससे लिखा जाता था, वो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत प्यारा चलेगा वो। लेकिन कल जो साइंटिस्ट वाला न्यूमेरिकल था, उसी न्यूमेरिकल में वापस हम उसको दोहरा रहे हैं। वो बोले थे कि एक साइंटिस्ट 40 इक्वेशन सॉल्व करता है 42 वेरिएबल में। ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। 40 इक्वेशन, तो 40 इक्वेशन मतलब किसकी संख्या आ रही है? एक रो की संख्या, और 42 वेरिएबल, हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक कॉलम बनता है। तो इसका मतलब 42 कॉलम है और 40 रो है। साइंटिस्ट इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करता है और होमोजीनियस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन पाता है जो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, और बाकी जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके मल्टीपल होंगे। तो पूछ रहा था क्या वो नॉन होमोजीनियस के केस में गारंटी दे दे कि हमेशा सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? जवाब है यस, वो गारंटी दे सकते हैं कि नॉन होमोजीनियस के किस्से में हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। देखना इसमें फर्स्ट मेथड, 2 तरीके सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड वो जिसकी जानकारी हमको बहुत पहले से है। दूसरा मेथड वो जो रैंक थ्योरम के बेस पे किया जाएगा। फर्स्ट मेथड में लिखना लेट कैपिटल ए इज 40 इक्वेशन 42 वेरिएबल 40 क्रॉस 42 कोफिशिएंट मैट्रिक्स माना कैपिटल ए 40 गुणे 42 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब जो इक्वेशन बने हुए हैं उस इक्वेशन में हर वेरिएबल के आगे का कोफिशिएंट उठा करके इस मैट्रिक्स को बनाया गया है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन, जो दिया गया है उसकी बात करना है। गिवन दैट, यहाँ फुल स्टॉप करना है, ये दिया गया है कि Ax इज इक्वल टू नल, होमोजीनियस सिस्टम Ax इज इक्वल टू नल has two solution, has 2 solutions, has 2 solutions। ये भी कहा है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो अगर ये 2 सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो दोनों सॉल्यूशन को अपनी मर्जी से मान सकते हैं। लिखना लेट these solutions are, let these solutions are vector x1 and vector x2। ये 2 सॉल्यूशन हम मान रहे हैं, ठीक। जो अगली बात दी गई है वो भी लिख रहे हैं। आल्सो गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट x1 does not equal to m into x2, x1 does not equal to m into x2 and x2 does not equal to n into x1। दोनों लिखना जरूरी है, ना तो x1 x2 का मल्टीपल होगा ना तो x2 x1 का मल्टीपल होगा, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं। और अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट क्लियरली x1 and x2 are linearly independent। x1 और x2 दो के दोनों कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक और बात, x1 और x2 सॉल्यूशन है किसके? होमोजीनियस के। और हमें पता है होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट कौन होता है? नल स्पेस होता है। कह रहे हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और बाकी जितने सॉल्यूशन आते हैं इसके, यानी बाकी नल स्पेस के मेंबर, वो इन्हीं दोनों से तैयार किए जाते हैं, ठीक। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2, और जो नल स्पेस होगा वो पूरा पूरा इन्हीं दोनों x1 और x2 से जनरेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू 2। ये बताता है कि नल स्पेस की डायमेंशन 2 होगी, और जितनी नल स्पेस की डायमेंशन होती है उतनी नॉन पाइवट कॉलम की संख्या होती है।
implies that number of non-pivot column is equal to 2, and this implies that number of pivot column is equal to 40। 42 कॉलम थे, 2 निकाल दिए नॉन पाइवट के, तो टोटल पाइवट कॉलम कितने हैं? 40 हुए, और रो की संख्या भी कितनी है? 40। इसका मतलब हर एक रो पाइवट है। दिस इंप्लाइज दैट every row of capital A must be pivot row। और जिस दिन सारी रो पाइवट होती है उस दिन हम जानते हैं Ax बराबर B कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, एंड हेंस Ax is equal to B for B does not equal to 0 वेक्टर। एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंस फॉर ऑल वेक्टर B बिलोंग टू द, बोलो ये B कहां से आएगा? ये B कहां से आएगा? R40 से, R42 से? R42 मैट्रिक्स जानो, मैट्रिक्स कैपिटल A है 40 पूरे 42। तय हो गया आज की तारीख में डोमेन कौन? वो डोमेन कौन? R40। ठीक, ये जो B आता है, ठीक, ये B इनका होगा या इनका होगा? डोमेन का। सोच के जवाब दो। B को बताना पड़ेगा ना, B आप कहाँ का वेक्टर ले रहे हो? R40 या सॉरी R। रीजन सर देखिए, जैसे A लेंगे 40 का समथिंग का है, हाँ, तो A के लिए जो रो होगी वही B के लिए भी होगी। बोले सही, लेकिन मतलब लॉजिक वाले में गड़बड़ा गए। लॉजिक कुछ और बोल रहा था, मतलब मैच्योरिटी वाला लॉजिक। अभी ये ना इनमेच्योरिटी वाला लॉजिक चाहिए, जो तुम B के अंदर की एंट्री इसके आधार पे गिने, हाँ। वो मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी जानो कहाँ? ये कौन है? ये सॉल्यूशन। अच्छा, Ax का एक और मतलब होता है जो हम बता चुके हैं। Ax का कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल A यूजिंग द एंट्रीज ऑफ x एज द कोफिशिएंट। याद आया? और कैपिटल A के जितने भी कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है वो रेंज में जाता है। और रेंज किसका? कोडोमेन का। तो ये B जो बन रहा है ये किसका बना? रेंज का। मतलब ये किसका होगा? कोडोमेन का, यानी R42 का। फॉर ऑल B बिलोंग टू द R42। कितना? हाँ सॉरी, R40। दूसरा वाला जो लॉजिक है वो किताब में मौजूद है, इसलिए हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो इससे छोटा ही पड़ेगा, मतलब है एक ही बराबर दोनों। ये पुराने आधार पे हम बात किए हुए हैं, जो नॉलेज हमारे पास पहले से मौजूद था। रैंक थ्योरम से लगाएं तो रैंक थ्योरम कहती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू कितना? ये कॉलम की संख्या 42। ये कितना है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A 2 है, इसको इधर लेकर के जाओ तो रैंक कितनी हो गई? 40। 40 रैंक का मतलब फुल रैंक आ चुकी है, और 40 की 40 रो कैसी हो गई? पाइवट हो गई। इसीलिए ये हमेशा कंसिस्टेंट बना रहेगा। पहला वाला लॉजिक लिख लो, दूसरा वाला किताब में मौजूद है, किताब से लिख लेना उसे। लाइन चाहे तो छोड़ दो उतनी। अब हम बड़ा लिखते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लाइन छोड़ेगी तुम लोगों के हिसाब से। समय जितना छोड़े इतने में हो जाएगा, उतना छोड़ देना। सेकेंड ईयर वालों को बोले कि लीनियर अलजेब्रा जो चल रहा है
जो हम लोग देख करके सीख सकते हैं। अभी हम लोग बहुत हार्ड वाले पे नहीं चलना है, तो जाने क्या मर्जी है उनकी, देखें ना देखें अपनी बात। अब सही चीज़ आई है, हेडिंग डालते हैं ना, रैंक एंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। रैंक एंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। दो हेडिंग पड़ेगी एक के बाद एक। रैंक एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। आईएमटी हम लोग पढ़े ना, पूरा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम में और स्टेटमेंट जुड़ने जा रहे हैं जो रैंक के आधार पर जुड़ेंगे। आगे हेडिंग डाल देना, द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम कंटिन्यूड। द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ब्रैकेट में लिखना है कंटिन्यूड। द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम कंटिन्यूड। जितने स्टेटमेंट बढ़ेंगे उसको बढ़ा करके फिर सारी आईएमटी एक जगह पे अभी इकट्ठी करना है। खांसी आ गई तो जाने के नाम लेते दिन बुलाई में खुशबू में डाले तभी तो आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्वाद खा लिया, बहुत तीखा था, असर अब आया। इतना लेट माना कैपिटल ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। माना कैपिटल ए कोई दी गई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, क्योंकि सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स पे करनी ही है, ठीक। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स then the following statement, माना कैपिटल ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जो नीचे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं then the following statements are each equivalent, are each इनमें से प्रत्येक है, are each equivalent to the statement that capital A is an invertible matrix. Capital A is an invertible matrix. कह रहे हैं माना कैपिटल ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो नीचे आपको जो भी स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट केवल एक ही स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है कि कैपिटल ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब वो इस स्टेटमेंट को कहने के दूसरे तरीके हैं, वो सही तो ये सही और ये गलत तो वो सब गलत। मतलब एक बार कोई एक बात गलत होगी तो सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, कोई एक सही होगा तो सबका सब सही हो जाएगा। अब लिखना वहाँ हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? एल तक हुआ था, वहाँ एल तक हुआ था ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक हुआ था शायद, नहीं एल तक हुआ है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12
12 स्टेटमेंट में अभी अब पढ़ेंगे, 18 अब आएंगे ना। अब इसी के बाद बता रहे के बाद देखी नहीं किताब क्या बवाल ही किया जाए। हमको याद है एल तक हुआ था, एम से हम लोगों को करना है 4.6 ये मेमोरी सही चल रही है। एल तक हुआ था, एम से शुरुआत करें। लिखना स्टेटमेंट एम, the columns of capital A, the columns of matrix capital A form a basis for Rn, form a basis for Rn। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स कैपिटल A इन्वर्टिबल है तो निश्चित तौर पर उस मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे वो Rn के लिए बेसिस का काम कर रहे हैं। 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो मतलब आप उसके तीनों कॉलम को चुन लो, वो Rn के लिए किसका काम करेंगे, बेसिस का काम करेंगे। उसी में आगे बढ़ते हैं। m के बाद फिर n लिखना। अगली बात सुनो, सोच करके जवाब देना। ये जो इतनी बात लिखी गई कि कैपिटल ए के जो कॉलम होंगे वो Rn के लिए बेसिस का काम करेंगे, तो हम लोग तो ये जानते ही आए हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए ये कौन होता है, कॉलम स्पेस ऑफ ए रेंज होती है, ठीक। और हम ये भी बात बोलते रहे हैं कि रेंज इज द सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। आज की तारीख में हमारा कोडोमेन कौन है, Rn है। जब कैपिटल ए के कॉलम Rn के लिए बेसिस बन रहे हैं तो कैपिटल ए के पाइवोटेड कॉलम ही तो रेंज का बेसिस बनता था। तो इसका मतलब आज की तारीख में ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों कैसे होंगे, एक बराबर, यानी कॉलम स्पेस ऑफ ए कुछ और नहीं, पूरा का पूरा कोडोमेन Rn होगा। अगली बात लिख देना, m के बाद m, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू Rn। ये बात समझ आई? देख रहे कंफ्यूजन ना बोलो, अभी तो खड़े एकदम मुहाने। कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू Rn, ठीक। और अगर ऐसा होता है तो MNO। अब सुनो, इसके साथ बड़ी खास बात है, ये ओवर R भी तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ओवर R में ये होता तो है सिंबल कि घर में जो लोग बैठे हैं वो दिखने में पेंटापल टाइप के, लेकिन अच्छी बात ये कि यही जो ऊपर इंडेक्स लगा होता है इतनी ही इसके लिए डायमेंशन की आती है, यानी तय हो गया है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू m। NO फिर लिखना P। कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन और मैट्रिक्स की रैंक दोनों आपस में बराबर होती है। इसका मतलब अगली बात ये लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए आल्सो इज इक्वल टू n। सारी बातें एक बराबर, कोई भी एक कही जा रही है मतलब बाकी की सब कही जा रही है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। अच्छा, अगर मैट्रिक्स फुल रैंक पे आ गई MNOPQ, मैट्रिक्स पहुंच चुकी है फुल रैंक पर। फुल रैंक पर पहुंचने का मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में नॉन पाइवोटेड कॉलम की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में नल स्पेस में कोई जाएगा तो केवल और केवल सिंगलटन 0 जाएगा। यानी अगली बात ये है, ऐसी तारीख में नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन 0। नल स्पेस ऑफ ए सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0 रखेगा। और अगर ये रख लिया तो इसकी डायमेंशन यहीं से बोल दो PQR, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए। ये भी कितनी है स्टेटमेंट वाले 1 2 3 4 5 6 12 6 18 अब कंप्लीट हुए। अब सारे स्टेटमेंट फिर एक जगह पे ला रहे हैं, उतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी।
वो एक जगह पे इकट्ठा रहेगा ना तो क्लियर रहेगा। इसीलिए हम आगे तक जितने बार हम चलते जाएंगे सब आगे एक जगह पर समेटते जाएंगे हर बार। हो जाए तो काम। चलता है गर्मी वर्मी पता नहीं चल रहा है, मतलब पसीना सूख नहीं रहा, ये कंडीशन आ गई। हमारे यहाँ तो रात में ना आज 2 बजे अच्छी खासी नौकरी की, वोल्टेज एकदम डाउन, इन्वर्टर बार बार टिक 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 लगाए पड़ा हुआ है। एक तो सबसे खराब वो है लाइट जाती है ना, तो जब आता है इन्वर्टर पे लोड आता है तो पहले वो 5 बार बीप करेगा। अब वो धम पे दम हर 2 मिनट पे हर कान के पास नहीं कट जब वोल्टेज डाउन होना होगा तब कट के बीप कर दो। एक बार मन किया हटा दो इसको, चारों सीधे मेन वोल्टेज डाउन कर क्या तो काम तिकड़म पानी चल रहे थे हवा में डाल लिखना 10 बी गेट। अब मेन तरह अब पूरा ब्लैंक से लिखना, अब जितना लिखना सब ब्लैंक से, यही याद करना है, बाकी नहीं याद करना, ये सब समेट रहेंगे एक जगह पर। 10 बी गेट, 10 बी गेट आर स्टेटमेंट ऑफ statement of IMT R dash इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम के सारे स्टेटमेंट अब लिखे जा रहे हैं। लिखना लेट, माना लेट कैपिटल A बी आई स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स माना कैपिटल ए कोई n क्रॉस n की दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स statements are equivalent माना कैपिटल ए n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नीचे जितने स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, तुलनात्मक रूप से बराबर है। आप किसी भी एक को कह के बाकी की बात कर सकते हैं। दैट इज अर्थात that is for a given capital A, for a given capital A किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A के लिए the statements are either all true, या तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे और अथवा ऑल फॉल्स, या तो सब के सब गलत होंगे। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की खासियत किसी एक दी गई मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए या तो सब सही या तो सब गलत एक तरफ से। पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में किसी ने कहा कि कैपिटल ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। किसी ने कहा कि कैपिटल ए कोई दी गई n क्रॉस n की इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और अगर उसने ये कहा कि कैपिटल ए n क्रॉस n की इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो दुनिया में हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होता है? दुनिया में हर मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की। तो अगला स्टेटमेंट होगा ना, अगर कैपिटल ए इनवर्टिबल है तो जिस दिन कैपिटल ए को रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में ले जाएंगे कुछ और नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। लिख देना बी पार्ट स्टेटमेंट बी। अगर ये सही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए इज, यानी जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है, इज रो इक्विवेलेंट इज
टू द n क्रॉस n, या टू i n लिखते सीधे चलेगा। n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि कैपिटल ए का ऑर्डर भी हमने कितना लिया है, n क्रॉस n लिया है। अगली बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास, ये n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास कुल कितने पाइवट कॉलम होते हैं, n होते हैं। तो इसका मतलब अगर कैपिटल ए इनवर्टिबल है तो कैपिटल ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदली जा सकती है। आइडेंटिटी में बदली जाएगी तो आइडेंटिटी के पास n पाइवट पोजीशन होती है, मतलब कैपिटल ए के पास भी कितनी पाइवट पोजीशन होती है, n पाइवट। लिख देना कैपिटल ए हैज n पाइवट पोजीशन। अगला स्टेटमेंट कौन सा था, बी के बाद सी। कैपिटल ए हैज n पाइवट पोजीशन। ये भी सही हो गया। तीन स्टेटमेंट एक के बाद है। कैपिटल ए हैज n पाइवट इक्वेशंस। अच्छा, फिर अगली बात, कैपिटल ए के पास टोटल n पाइवट पोजीशन है। ध्यान देना, कैपिटल ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n पाइवट पोजीशन है, Ax इज इक्वल टू नल, होमोजीनियस सिस्टम, सारे के सारे कॉलम पाइवट। जिस दिन सारे के सारे कॉलम पाइवट, ये कभी भी इनकंसिस्टेंट तो हो नहीं सकता। सारे कॉलम पाइवट मतलब देयर एग्जिस्ट नो फ्री वेरिएबल, कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब आज की तारीख में डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम के बराबर। यानी तय बात है, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन सेट ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसके पास। ठीक, अगली बात देखते हैं। लिखना द इक्वेशन Ax is equal to null, D पार्ट इसका, द इक्वेशन Ax is equal to null has only trivial solution, has only trivial solution। कैपिटल ए के इन्वर्टिबल होने से हर बात निकलती आती है। ऐसे केस में Ax is equal to null के पास सिर्फ और सिर्फ कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगली बात आते हैं D के बाद E। अच्छा, जब सारे के सारे कॉलम पाइवट हो गए तो इसका मतलब कैपिटल ए के जितने कॉलम हैं वो सब एक दूसरे से कैसे होंगे, एलाइन होंगे। देखना इस बात को, द कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए फॉर्म, द कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। form a linearly independent set। जिस दिन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे कॉलम एलाई हो गए, मतलब हर एक कॉलम पाइवट हो गया, उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, 1 उससे आंटो नहीं, बाद में आंटो आएगा क्योंकि n क्रॉस n है। तो अगली बात लिखना, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x टू ax, e के बाद f, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x to ax is 1 to 1। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो रहा होगा वो भी कैसा रहा होगा, 1 to 1 रहा होगा। ठीक, बात हो चुकी है नॉन होमोजीनियस की, अब बारी किसकी, नॉन होमोजीनियस की। अब ये बताओ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन Ax इज इक्वल टू वेक्टर b, इसकी बात अगर हम करें तो ये तो तय हो गया है कि Ax इज इक्वल टू नल को सॉल्व करते वक्त कैपिटल A का ऑर्डर कितना था, n क्रॉस, इसके सारे कॉलम पाइवट हो गए, मतलब इसकी सारी रो पाइवट हो गई। तो जिस दिन इसको हटा करके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A भी करेंगे तो तय है कैपिटल A की सारी रो पाइवट है, पाइवट इधर तो शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि B को ऐड करने पर, B को यहाँ प्लेस करने पर कॉलम तो बढ़ गए लेकिन रो की संख्या नहीं बढ़ी, इसका मतलब पाइवट बदलने वाला नहीं है। तो जब कैपिटल ए की सारी रो पाइवट है तो Ax इज इक्वल टू वेक्टर b में कभी भी पाइवट राइट साइड में शिफ्ट नहीं हो सकता।
मतलब ये ऑलवेज कंसिस्टेंट बना रहेगा एंड दिस सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ऑल वेक्टर बी। हालांकि इसको एटलीस्ट वन लिखा गया है किताब में, कहने को इसको ये भी कह सकते हैं दिस सिस्टम ऑलवेज हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी वेक्टर बी। आप कोई भी वेक्टर बी लोगे आपको कोई एक सॉल्यूशन ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगली बात लिख देते हैं, लिखना f के बाद g द इक्वेशन ax इज इक्वल टू वेक्टर b द इक्वेशन ax is equal to vector b has at least one solution, has at least one solution, has at least one solution for each vector b belong to the Rn। इसलिए आप कोडोमेन में कोई भी वेक्टर बी चुनोगे, कोडोमेन में मौजूद हर वेक्टर बी के लिए ax बराबर b सॉल्यूशन रखेगा ही रखेगा। अच्छा फिर सुनना, अब इसके बाद की बात कर रहे हैं ax बराबर b, ये लिखा गया। b किसका हिस्सा, b मेंबर है कोडोमेन का, ठीक। और अगर b कोडोमेन का हिस्सा है तो इसका मतलब ये हुआ इस ax को क्या कहते हैं, अभी बोले थे ax इज द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल A, यानी कि एवरी वेक्टर बिलोंग टू द कोडोमेन, एवरी वेक्टर बिलोंग टू द कोडोमेन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल A। इस तरह का हो रहा है, ये केवल तब होगा जब आपकी मैट्रिक्स कैपिटल A इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है तो ये हर बात होल्ड होती चली जा रही है। तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी वेक्टर उठाएंगे उस वेक्टर को कैपिटल A के कॉलम से जनरेट किया जा सकता है, यानी एवरी वेक्टर बिलोंग टू द कोडोमेन, एवरी वेक्टर भी बिलोंग टू द कोडोमेन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ कैपिटल A। ये भी वापस एक बार सब रिवीजन में आ रहा है, इधर लिख रहे हैं H पे आना, H लिखने का तरीका इस तरीके से, कोडोमेन में जितने वेक्टर बी हैं, कोडोमेन में जितने वेक्टर बी हैं वो सब के सब कैपिटल A के कॉलम से बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब कॉलम्स ऑफ कैपिटल A स्पैन होल Rn, कैपिटल A के कॉलम पूरे के पूरे Rn को अकेले स्पैन करने का दमखम रखते हैं। अगली लाइन ये लिख देना, द कॉलम्स ऑफ कैपिटल A द कॉलम्स ऑफ कैपिटल A स्पैन Rn, स्पैन Rn, कैपिटल A के कॉलम पूरे के पूरे Rn को स्पैन करते हैं। अब फिर वापस आना, जब ये पूरे के पूरे Rn को स्पैन करते हैं तो इसका मतलब मैपिंग काम कर रही है कहां से कहां तक, Rn से लेकर के Rn तक, ठीक। और मैपिंग कैसी है, इधर का x लोगे तो इधर कौन मिलेगा, ax मिलेगा। यहाँ जितने भी वेक्टर मौजूद हैं वो सब के सब कैपिटल A के लीनियर कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। तो इसका मतलब हर b के लिए यहाँ एक प्री इमेज मिलेगी, हर b के लिए एक प्री इमेज, हर b के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, इधर का कोई छूट नहीं रहा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया, ऑनटू, ये गारंटी दे दो, ऑनटू देखना, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन HI, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x to ax, the linear transformation x to ax maps Rn onto Rn, क्योंकि डोमेन को डोमेन दोनों का Rn है,
तो इसका मतलब अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, ऑन टू हुआ। फिर लिखना है जे। कुछ इन्वर्टिबिलिटी के केस में और आगे एक बात सोच सकते हैं, अगला वाला जे वाला स्टेटमेंट हम लिख रहे तुम जे वाला ही बताओ ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट वाला हिस्सा बताओ। कॉलम्स, इसके कॉलम्स इसके हिंट दे रहे हैं, कुछ सी था कुछ डी था, सी डी करके। अच्छा ये इनवर्स भी जो निकालते नहीं था। हाँ इनवर्स वाले में स्टेटमेंट हो, सी और डी वाला स्टेटमेंट याद करो। साइड बाई साइड आते थे और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल होता, बाद में दोनों एक बराबर दिखा देगा। सी और डी भूल गया, इसीलिए स्टेटमेंट को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जितनी बार जाएगा आपके आगे से गुजरेगा। देखो लिखना, देयर इज एन, यहाँ पर मौजूद होता है, देयर इज एन, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैपिटल सी, देयर इज एन, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैपिटल सी सच दैट कैपिटल ए को इन्वर्टिबल बोले हो ना, तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स भी तो आता है, तो तय बात है इन्वर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट सी इनटू कैपिटल ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यही हम कहते थे, इसका मतलब सी कैपिटल ए के लिए इनवर्स का काम कर रहा है, लेकिन अभी किधर से आया है, लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट इनवर्स है। अभी डी लाएंगे तो किधर से लाएंगे, राइट से, वो राइट इनवर्स होगा। और फिर बाद में बोलते हैं सी और डी अलग अलग नहीं, दोनों कैसे एक बराबर है। तो अगली बात लिखना, ये जे हो गया, जे के बाद फिर आओ नहीं आई ये था, उसके बाद ये जे, अब की बात के में लिखना, देयर इज एन एन क्रॉस एन, देयर इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैपिटल डी, मैट्रिक्स कैपिटल डी सच दैट A into D is equal to identity। ये तो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पर C और D दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हेल्प याद है, ये कहा गया था कि अगर कैपिटल ए इन्वर्टिबल होता है तो ए का ट्रांसपोज भी कैसा होगा, इन्वर्टिबल। अगली लाइन लिखी ना, ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। वैसे चलिए होगा, ए ट्रांसपोज इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिस दिन कैपिटल ए इन्वर्टिबल होगा उस दिन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक, एल तक पहुंच गए ना। अब एम से आगे वाला छाप दो, ज्यों का त्यों। एम था मेरे ख्याल से, कैपिटल ए के कॉलम आर एन के लिए बेसिस का काम करेंगे, यही था। द कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए, columns of capital A form a basis for Rn। कैपिटल ए के कॉलम Rn के लिए बेसिस का काम करते हैं, और अगर ये उसके लिए बेसिस है तो आज की तारीख में n कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू कोडोमेन Rn, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ऐसा है, दिस इंप्लाइज दैट
MNO डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू n, कॉलम स्पेस की डायमेंशन n होगी। और कॉलम स्पेस की डायमेंशन n होने का मतलब रैंक भी कितनी होगी, n, MNOP रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू n। बस नल स्पेस और उसकी डायमेंशन PQR, Q था नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन जीरो, इट मीन्स इट इज द जीरो स्पेस। और ऐसे टाइप में डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू ओनली जीरो। 18 स्टेटमेंट ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब कोई एक कहा जाता है तो माना जाएगा कि बाकी के 17 भी कह दिए गए हैं, और अगर कोई एक गलत होता है तो इसका मतलब सबके सब एक तरफ से गलत। IMT पूरा एक जगह पर बैठा। डिस्कशन इनका सबका हो चुका है, कोई और इसमें कंफ्यूजन तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर लेकर के इसे आगे क्या बढ़ना है। अब एक्सरसाइज में आ गए तो लिखा चलो 4.6 एक्सरसाइज की तरफ। लिखना 4.6 एक्सरसाइज, ये भी खत्म हो। इसके बाद 4.7 आएगा ना, चेंज ऑफ बेसिस, हाँ वो नया रहेगा। 4.6 एक्सरसाइजेस। तीन दिन चलता था, समझ में ही नहीं नहीं खींचता, 3 दिन का चक्कर नहीं होता, इसीलिए जरा पीजीटी वाले दिमाग नहीं जाता। वो अलग बात है कि पढ़ रहे हैं तो एक आध लेक्चर बना दे रहे हैं, बाकी बिल्कुल मूड नहीं होता। इन एक्सरसाइजेस 1 to 4, इन एक्सरसाइजेस 1 to 4, एक्सरसाइज 1 से लेकर के 4 तक एज्यूम दैट, आप ये मान लीजिए, एज्यूम दैट द मैट्रिक्स कैपिटल A, एज्यूम दैट द मैट्रिक्स कैपिटल A से लेकर के 4 तक जो मैट्रिक्स कैपिटल A दी गई है उसे आप इस तरीके से मानिए कि ये मैट्रिक्स कैपिटल A इज रो इक्विवेलेंट, इज रो इक्विवेलेंट टू कैपिटल B, टू कैपिटल B। अब जितने न्यूमेरिकल 1 से 4 तक चलेंगे, दो मैट्रिक्स दी गई है, पहली कैपिटल A, दूसरी कैपिटल B। कह रहे हैं आप ये मानिए कि कैपिटल A के ऊपर कुछ रो ऑपरेशन लगा करके उसको B में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यानी A इज द रो इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल B। ये इतनी बात। अब आगे करें, विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन, लिस्ट रैंक ऑफ A, लिस्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल, बिना कैलकुलेशन किए हुए। पहली बात, मैट्रिक्स कैपिटल A की रैंक बताइए एंड, और इसके साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A, नल स्पेस ऑफ A की डायमेंशन बताइए। फिर अगले काम जो और करना है, देन फाइंड बेसिस फॉर, देन फाइंड
बेसिस फॉर, और फिर बेसिस निकालिए किसके किसके लिए, बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस निकाल के, रो स्पेस ऑफ ए का बेसिस निकाल के, ठीक, एंड नल स्पेस ऑफ ए का बेसिस। बहुत भारी काम कर रहे हैं, नल स्पेस ऑफ ए का बेसिस निकाल। कुल तो पूछ लिए, एक के बारे में लिख दिए होते कि जो जानते हो कुल उल्टी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर ही देते हैं। अभी सब आ नहीं पा रहे, सब आ पाए एक बार ना, तो फिर 4-4 घंटे खींचे, खत्म करें एक बार, जून भर में खत्म करते हैं। अगर 4 घंटे डेली का मिल जाए इस पर तो खत्म हो जाए, लेकिन 4 घंटे का लेक्चर अपलोड करना ना बहुत टेढ़ी चीज़ है, काट के भी अपलोड करो। अरे हम लोग कॉम्प्लेक्स करके देंगे जब मैक्सिमम आ ही जाएंगे, वही रेट केस में जो दूर वाले हैं भाई दूर वालों के लिए ही ना, मतलब जैसे लगभग सब आ जाएं तो फिर नहीं बवाल है, फिर तो वीडियो ना टुकड़े में अपलोड कर दो तब पर भी चल जाएगा। अब ये ऐसे अगर हम करें ना 4 घंटे का वीडियो बना लें, 4 घंटे की वीडियो में 2 घंटे का आज अपलोड करें, 2 घंटे का कल, तो कल तो फिर 4 घंटे का। पहला लिख रहे हैं, पहला कैपिटल ए मैट्रिक्स है, कैपिटल पहला कॉलम दिया गया है 1 -1 5, अगला दिया गया है -4 2 6 -6 है, फिर अगला है 9 - 4 10, 9 - 4 10, अगला दिया गया -7 1 7 1 7, ये कैपिटल बी दिया गया है, कैपिटल बी इज इक्वल टू, पहला कॉलम दिया गया 1 0 0 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 - 2 0 -2 0, तीसरा कॉलम -1 5 0 -1 5 0, चौथा कॉलम दिया गया 5 - 6 0 5 - 6 0। कैलकुलेशन नहीं करनी, बस यही याद रखना, विदाउट एनी कैलकुलेशन। लिस्ट रैंक ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, फिर बेसिस निकालना है, कॉलम स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए। शुरू करें। ए इक्विवेलेंट है बी के, या इसका मतलब है कि बी इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल ए, पहला पाइवॉट, दूसरा पाइवॉट, मिल गए, कुल 2 ही पाइवॉट आए, जितने पाइवॉट होते हैं वही रैंक होती है, तो इसका मतलब रैंक कितनी हो गई 2। जो रैंक होती है वही कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन होती है। मांगा है डायमेंशन की नहीं मांगा, कॉलम की नल स्पेस की मांगा, तो नल स्पेस की नहीं लिखना, ये कॉलम नॉन पाइवॉट, 2 पाइवॉट 2 नॉन पाइवॉट, तो रैंक 2 होगी और नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी 2 होगी। बेसिस पर आते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस, पहला कॉलम दूसरा कॉलम पाइवॉटेड है, तो मेन मैट्रिक्स से ये 2 कॉलम चुन लो, ये बेसिस हो जाएगा कॉलम स्पेस ऑफ ए का। रो स्पेस ऑफ ए के लिए देखते हैं, पहली रो दूसरी रो पाइवॉटेड है, ठीक, यहाँ से चुने, यहाँ से चुने, किसके लिए? रो स्पेस ऑफ ए के लिए, यहाँ से बेसिस यहीं से, यही दोनों निकल करके बाहर आ जाएंगे, यानी रो स्पेस ऑफ ए का बेसिस में आएगा 1 0 -1 5 और अगला मेंबर आएगा 0 -2 5 और कितना -6। अब नल स्पेस के बेसिस के लिए सोचना है, पहले इतना लिख लेते हैं, इतनी बातें पहले लिख डालते हैं। सॉल्यूशन, सिंस A is equivalent to matrix कैपिटल B, चूंकि ये 2 के दोनों आपस में कैसे हैं इक्विवेलेंट हैं, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, साफ साफ दिख रहा है B इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल A है, तो हम सीधे रैंक से चर्चा करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम
नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स एंड दिस इज इक्वल टू 2। रैंक 2 हो गई। ठीक, अगला डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक में लिख दे रहे हैं, बाकी वाले में फटाफट बता देंगे, एक में पूरा पूरा लिख रहे हैं। बाकी 4 तो हो ही जाएगा इसमें। हाँ, तो एक इसीलिए हम पूरा पूरा करवा रहे हैं, बाकी 3 तुम लोगों के जिम्मे छोड़ देंगे। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम, नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम्स, और नॉन पाइवट कॉलम्स की संख्या भी कितनी है? 2। ये 2 निकल गए। अब कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस पाइवट कॉलम पहला और दूसरा पाइवट कॉलम है, तो यहाँ मेन मैट्रिक्स से पहला और दूसरा कॉलम चुन लेते हैं, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वेक्टर, ये पहला कॉलम चुन रहे हैं, 1 -1 5 -4 2 -6, ये है बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए निकाल लेते हैं। बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पहली रो और दूसरी रो यही चुन लेते हैं इक्लान फॉर्म से, तो ये होगा 1 0 -1 5, अगला चुने 0 -2 5 -6, मैं लिखो फटाफट। से लिखने का अपना मजा है और सजा है दोनों। ये बोर्ड बस खाली थोड़ा सा और अलग होता तो डस्टलेस से लिखने में सही था। अच्छा है, बहुत सही है। क्या बोल रहा? कहाँ सही है? गर्दानी चाक से लिखना पड़ रहा है इस पर। बढ़िया से बढ़िया से। वो आती थी, वो कुछ ऐसा शेप होता है, पेंटागन शेप करके बनी होती थी, छपती है। नल स्पेस के लिए बेसिस हो जाए बिना कैलकुलेशन के, चाहिए बिना कैलकुलेशन के लिए नल स्पेस ऑफ ए का बेसिस ऐसे निकाला। इसको कह देते हैं x1, इसको कह देते हैं x2, ये थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ये बन रहा है x3 के लिए और ये बन रहा है x4 के लिए। अब तो दिमाग का खेल करेंगे। x1 बराबर उधर भेज रहे हैं, 2 लोग फ्री हैं, कौन कौन फ्री है पहले वो पता कर लो तो बढ़िया। x3 और x4 ना, तो ऐसा कुछ करेंगे। बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल, इसको चलो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं आसानी में। x1 बराबर ये x1 माइनस x3 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 0। तो x1 को रोको और इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करोगे तो सोचो ऊपर पहले कौन आ रहा है, -1 बराबर किधर आएगा तो कितना, +1, इधर रख दिया +1। कोई दिक्कत? इन पर आते हैं, लेकिन ध्यान से ये कितना है, -2 ना, पहले दिमाग में हाइपोथेटिकली पूरे में -2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना दिखेगा, -5/2, इधर आएगा तो कितना होगा, +5/2। चलेगा? x3 कौन है, फ्री है, x3 खुद फ्री है, तो यहाँ पर कितना छोड़ दें, 1, x4 फ्री 0। अगला इनसे आते हैं, यहाँ से अभी 5 है, बराबर के इधर आएगा तो कितना दिखाई देगा, -5। ये कितना है,
ये कितना, सॉरी 3 अब ये 3 है, -2 से डिवाइड कर दिया +3, इधर आएगा तो कितना, -3, x3 तो फ्री था ना, तो x3 वाला हिस्सा यहाँ कितना चढ़ेगा 0, और x4 यहाँ पर कितना चढ़ेगा 1 चढ़ेगा। ये है बेसिस फॉर द एनालिसिस। सही है जी। अच्छा, जिनको इसमें दिक्कत लगे, जो लोग घर पे बैठे हैं, अगर उनको इसमें दिक्कत लगे तो ऐसा काम कर लेंगे, कहा गया है ना कैलकुलेशन ना कीजिए, रफ पढ़ने थोड़ी ना कहीं पर गए, वो यहीं से इक्वेशन बना लेंगे, x1 + 0x2, फिर कितना -x3 + 5x4 = 0। दूसरा इक्वेशन बनेगा -2x2 + 5x3, अगले में -6x4 = 0। यहाँ से x1 = भेजें उधर, x3 - 5x4, x2 अपने को मिलेगा, -2 से डिवाइड करें तो यहाँ माइनस आया, उधर गया तो प्लस, 5/2 x3 ये रहा, और कितना x2 उधर 2 से डिवाइड हुआ, ये होगा -+3, उधर गया तो फिर -3x। अब तो आगे वाला काम इससे चल जाएगा, इसका मतलब x = x1, x2, x3 और x4, जिसमें से 2 फ्री है, x3 और x4, तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम टूट जाएंगे, बाकी वैल्यू यहाँ से फिलअप कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा 2, 3, 4 ये तुम लोगों के जिम्मे चढ़ेगा, ये अपना कर लेना मुझसे। थोड़ी भारी भरकम मैट्रिसेस हैं, लेकिन चल जाएगा। अरे वो कहे हैं कैलकुलेशन ना कीजिए, अपने को कौन सा इतना पड़ा है, सीखने तो है, कर डालेंगे कैलकुलेशन कहीं कॉर्नर पे। वैसे भी प्रोग्राम हम लोग मानते हैं, हाँ? हिंदुस्तान आज़ाद है और आप अपने किसी भी काम को करने के लिए आज़ाद हैं। बोर्ड वाले नहीं चले गए, एक एक करके सारे एग्जाम ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अच्छी बीमारी है ऐसा क्या, दूसरा पता ही नहीं चला कहाँ से चला गया, ये भी याद करने का होगा। हाँ, नुकसान है इसमें, क्या किया जा सकता है। 5 देखना इसमें, if a 3x8 matrix capital A, if a 3x8 matrix capital A, जिस हिसाब से कंटिन्यू चल रहे थे उस हिसाब से अब तक कुछ नहीं, अब तक 5वें चैप्टर में एंट्री तो पा ही गए थे। if a 3x matrix capital A has rank 3, रैंक 3, कह रहे हैं एक 3x8 की मैट्रिक्स कैपिटल ए है जिसकी रैंक दी गई है, उसकी रैंक 3 है। फाइंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, कॉमा, सिर्फ इतना ही नहीं था, कॉमा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए और एंड रैंक ऑफ
ए ट्रांसपोज। हल्के हल्के सवाल है। 3 × 8 की मैट्रिक्स के लिए ये कह रहे हैं कि उसकी रैंक 3 है। आप डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज तीनों कैलकुलेट करके निकालना है। रैंक थ्योरम अप्लाई कर दो भाई, रैंक मल्टी थ्योरम जिसको कहते हैं, सॉल्यूशन में लिख देना सॉल्यूशन। सिंस रैंक मल्टी थ्योरम में हम लोग देख लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम स्मॉल n। अप्लाई करते हैं इसी को। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए निकालें, हाँ पहले यही था ना, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, चलो n माइनस रैंक ऑफ कैपिटल ए, एंड दिस इज इक्वल टू n कॉलम की संख्या कितनी 8 माइनस रैंक ऑफ कैपिटल ए कितना 3, दैट इज इक्वल टू 5। नल स्पेस की डायमेंशन 5 आ गई। रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन रैंक के हमेशा बराबर बैठती है, उसे लिख दो। आल्सो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए एंड आर इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। और ये सब कितना 3, क्योंकि सब नंबर ऑफ पाइवट के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम। अगली बात किसकी करें, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, इनकी भी बात कर रहे हैं। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है, रैंक ऑफ ए किसके बराबर होती है, अभी रैंक ऑफ ए कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इसके ट्रांसपोज की डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज। और ये पता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ये कौन होता है, ये होता है रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। यस दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए और बराबर किसके 3। ये भी लिखते हैं, आगे लिख देना चाहे तो, और बाकी तो लिखा तो नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर तो होते हैं। चाहे रो स्पेस ऑफ ए निकाल लो और चाहे कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों बातें बराबर। छठे पर आप 6, इसमें कह रहे हैं इफ अ 6 × 3 मैट्रिक्स कैपिटल ए हैज रैंक 3, इफ a 6 × 3 matrix capital A has rank 3, अगर कोई 6/3 की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 3 है, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, फाइंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, पहली बात। दूसरा डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए, और तीसरा है एंड डायमेंशन ऑफ, बदल दे इसको, नहीं करते हैं जो में है भाई, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज करते हैं, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। कुछ उल्टा लिखे ना, ध्यान रख, डायमेंशन ऑफ रैंक रैंक लिखा था, खाली रैंक लिखा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये फटाफट निकालो, बिल्कुल उसी तरीके से होता है।
डायमेंशन ऑफ null space of capital A is equal to number of column, number of columns implies that rank of capital A कितनी दिया है 3, ये तो हो गई 3, या यहाँ सीधे न निकाल दें. This implies that dimension of null space of capital A is equal to number of pivot column 3 और माइनस रैंक 3 दैट इज इक्वल टू 0. ये तय हो गया, इनका मामला खत्म. डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए. बार बार लिखते हैं जिससे याद होता है. डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं नंबर ऑफ पाइवट और नंबर ऑफ पाइवट बराबर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स वेक्टर ए, और रैंक दी गई है कितनी 3. इसका मतलब ये भी आ गया. बचा खाली रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. इनका किस्सा क्या किया जाए लिखने कैसे. A is equal to dimension of columns of A transpose. क्या क्या बोले तुम. Rank of A transpose equal to रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू dimension of column डायमेंशन ऑफ column कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. A equal होता है dimension of row दिस space इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ A. ए. मतलब लिखने को हम लोग एक लाइन में पीट सकते हैं कि कैपिटल ए और ए के ट्रांसपोज दोनों की रैंक बराबर होती है, लेकिन अपने चल तो रहे डेबिट सी ए पे, तो ये वाली बात दिमाग में हर बार याद रखनी है. दिस इज इक्वल टू 3. हम तो सिर्फ डायरेक्ट किस पे डायरेक्ट लिखोगे ये भूल जाओगे. तो और इसमें बता सकते हो नंबर ऑफ पाइवट हाँ. कॉलम ऊपर जा रहा है आपके डायरेक्ट इस पे जितनी बार आपके आगे से गुजरेगा उतनी बार याद रहेगा. बेहतर तो ये, क्योंकि एक बार गया आपके बहुत जल्दी है, खूब भूलता है जम करके. उल्टा बहुत बुरा है. तो ये डायमेंशन वो कौन सी बड़ी फेमस लाइन है, नाटक में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी उपन्यास में भी इस्तेमाल किया है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख से दूर दिमाग से दूर. इसीलिए हर बार स्ट्राइक करो इसको आँख के आगे रख करके, हर बार इसको लिखो. हम खुद अपनी नोट्स में बाकायदा पूरा लिखे ना, इवन चाहते एक बार में लिखते दोबारा ना लिखते, हम पे लिखो जितनी बार हो सके उतनी बार लिखो, दिमाग में बैठ जाएगा क्या क्या होता है. हम बताएं कहाँ कंफ्यूजन होती है, इधर दिमाग नहीं चलता, ये नहीं चल रहा दिमाग. और ये कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है. बस खाली जो मेन होता है ना रैंक ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, उसमें दोनों ए को हटा करके ए ट्रांसपोज कर दो, बस खाली याद रहेगा हमेशा के लिए. अपलोड करना ना, मतलब ठीक है कंप्रेस आप कर लो, आप अपलोड भी कर दो. हम बताएं क्या होगा, जो डेली 4 घंटे बैठ पाएगा ना वो सुन पाएगा, बाकी ऑनलाइन कोई 4 घंटे नहीं पढ़ पाएगा. इसीलिए बहुत मुश्किल काम है. आप 4 घंटे की यही कितने लोग नहीं कर रहे हैं, यही हाँ, एक डेढ़ घंटे का कहानी चल रहा है. कुछ कहा नहीं जा सकता. हाँ. व्यूज तो दूसरे से भी काउंट हो जाते हैं. अरे हम तुमको बताएं 3rd ईयर का लेक्चर अपलोड किए, 3rd ईयर के लेक्चर में देखने वालों की संख्या पहुंच गई 25. ठीक, अब मेरा एक लेक्चर 55 मिनट के आसपास का है, अप्रॉक्सीमेट चलो 1 घंटा मान लेते सीधे सीधे. तो ये मतलब 1 घंटे का अगर लेक्चर है और 25 लोग इसको देख रहे हैं तो कुल कितने घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए? 25 घंटा. अभी टाइम 58 मिनट, 25 घंटा, और जो टाइम आ रहा है वो कुल जोड़े जमा 58 मिनट का आ रहा है. कुल जोड़े जमा 58 मिनट का, तो इसका मतलब ये 25 धोखा है. टोटल टाइम रनिंग 58 मिनट आ रहा है बस व्यू टाइम जो आता है, व्यू आवर्स, वो केवल 58 मिनट का है. डाउनलोडिंग रोक दो तो कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, मतलब वास्तविकता में हम खुद चाहते हैं डाउनलोडिंग हम दे दें, डाउनलोडिंग ले जाओ, शेयरिंग ऑफ करो, क्योंकि डाउनलोडिंग में तो ना जिस दिन मेरी मर्जी होगी प्राइवेट करने को तुम पाओगे नहीं, फिर तो किए रहो ना डाउनलोड. ये लापरवाही बस इसीलिए होती है ना. वो बड़ी फेमस लाइन जो कही जाती है ना कि श्योरिटी बड़ी भद्दी चीज़ होती है. आपको श्योरिटी मिल रही किसी चीज़ की, हाँ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है. ये पता है ना
उधर 1 लाख रुपए रखे पड़े हैं, ठीक, नहीं जाओगे तो कोनो भाग जाएगा। तो तुम या तो फिर तुम्हारे ही है, बस में लेकर के बैठे, कोई नहीं चला जाएगा 24 घंटा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सदा, तुम ही हो, इसी पे स्ट्राइक करोगे। और नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता है जैसे हराम का पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे ना खो जाएगा यार, दूसरे दे देंगे पिताजी हमारे, कौन सी दिक्कत है। श्योरिटी बड़ी बेकार चीज़। लड़कियां काम पूरा कर लेते हैं, लड़कों में सिर्फ 2 लड़के हैं जो सिंसियर, जो काम पूरा करके बता दिए कि हाँ सर लेक्चर कंप्लीट हो गया, आखिरी पन्ने की फ़ोटो अपलोड कर दी। बाकी नहीं, बाकी नवाब पैदा है ना, काहे के लिए करेंगे, उनको दिक्कतें नहीं है। 6 तक हो गए, 7वें पढ़ाना, 7वें। सपोज अ 4x7 मैट्रिक्स, सपोज a 4x7 matrix capital A has 4 pivot columns, has 4 pivot columns। माना कैपिटल ए कोई 4x7 की मैट्रिक्स है जिसके पास कुल 4 पाइवट कॉलम है, हैज अ 4 पाइवट कॉलम, इज कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू R4, पहली बात। दूसरी बात, इज नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू R3, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बना लो, यही ऑप्शन बना लो, पहला दूसरा तीसरा इसी में। फिर एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर। ये कह रहे हैं कैपिटल ए 4x7 की कोई मैट्रिक्स है जिसके पास कुल 4 पाइवट कॉलम है, ठीक। आप ये बताइए कि क्या कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर R4 कह दें, नल स्पेस ऑफ ए बराबर R3 कह दें, और अगर कहें तो क्यों कहें, ना कहें तो क्यों ना कहें। इस पूरे आंसर को भी एक्सप्लेन करना है, सोच लीजिए आपको। कौन सा पहला वाला एक्सप्लेनेशन दो। मैट्रिक्स है 4x7 की, ठीक, पाइवट की जो संख्या आ रही है, पाइवट की संख्या 4 आ रही है, 4 एलआई वेक्टर, ठीक है, मिलेंगे। और पूरा R4 को जनरेट करने के लिए आपको 4 एलआई वेक्टर की जरूरत होती है। सही। R4 के लिए अगर कहा जाए तो R4 की डायमेंशन जो होती है वो कितनी है, 4। इसका मतलब R4 को स्पेन करने के लिए हमको 4 एलआई वेक्टर चाहिए। R4 को स्पेन करने के लिए R4 के ही 4 एलआई वेक्टर चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x7 का, जिसमें से कुल कितने कॉलम पाइवट हैं, 4 पाइवट कॉलम। इसका मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पाइवट है, और आगे के 3 कॉलम कैसे छूट गए, नॉन पाइवट। इसका खाता खींचें, कुछ ऐसा हाल है इसका। पाइवट, ठीक, बाकी 2 3 4 5 6 7। अगला ये 4x7 की मैट्रिक्स, ये जो इतने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं
ये इसके 4 पाइवट पोजीशन हो गए। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैपिटल ए है। ठीक, जिस दिन हम यहाँ इसको ऑगमेंटेड में ट्रांसफर करेंगे, ऑगमेंटेड B1 B2 B3 B4, चूंकि 4 की 4 रो पाइवट हो चुकी है, इसलिए अब कुछ भी जो पाइवट इधर राइट साइड में शिफ्ट होने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में सिस्टम Ax इज इक्वल टू वेक्टर B हमेशा कंसिस्टेंट बना रहेगा। यानी हर वेक्टर B के लिए इसके पास सॉल्यूशन होगा ही होगा। और हर वेक्टर B कहाँ से आता है? R4 से, क्योंकि ये है 4 गुणे 7। और 4 गुणे 7 की का मतलब है कि आपकी मैपिंग चल रही है R7 से लेकर के किसके बीच में? R4 के। यहाँ मौजूद हर B के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज मौजूद है, मतलब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट बना हुआ है, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मेन मैट्रिक्स से 4 कॉलम चुन लो। R4 के 4 एलआई वेक्टर मिल चुके हैं कि नहीं? और 4 एलआई वेक्टर मिल गए, इसका मतलब इसके कॉलम आप सेलेक्ट कर लो, इसके पूरे के पूरे R4 को अकेले स्पैन कर सकते हैं। तो आज की तारीख में रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर हो गया। ये बात सही है। नल स्पेस के किस्से में आप नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू R3। नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू R3। इज नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू R3। नल स्पेस को बनाने के लिए अगर नल स्पेस को R3 होना है, अगर नल स्पेस को R3 होना है तो दो बातें होनी चाहिए। पहला, नल स्पेस को स्पैन करने के लिए 3 एलआई वेक्टर चाहिए, और वो तीनों एलआई वेक्टर किसके होने चाहिए? R3 के होने चाहिए। तो मैं और मैं नॉट एलडी वेक्टर आने का है। हां, एलडी वेक्टर क्या है कि डिपेंड मैं और मैं नॉट हो सकता है। सोच लो, इंतजार कर रहे हैं। May not विकास मास इतना इंफॉर्मेशन में और में नॉट में भी है सबसेट ऑफ R3। में भी है सबसेट ऑफ R3, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये गलत है, सही ये होना चाहिए। नल स्पेस ऑफ कैपिटल A इज द सबसेट ऑफ R3। सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ R3। ये वापस फाइंड फिर सोच लो, वापस सोचो, जो बातें बोल रहे हो क्या ये बातें सही हैं? मेन चीज पे ध्यान देना, मेन चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत ही जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या जिस मैट्रिक्स कैपिटल A की बात कर रहे हैं उसका इक्लान फॉर्म इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? एक और सवाल दिमाग में रखो, जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं कैपिटल A की, क्या उसका इक्लान फॉर्म इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि यही होगा? जनरल इक्लान फॉर्म बनाए हुए कुछ भी हो सकता है, इसमें बस 4 पाइवट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एक बोलो। सर एक शिफ्ट कर दो, दो शिफ्ट करके यहाँ पे जो निशा है इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ, और ये पूरा का पूरा 0 कर दें। Yes, sir. मतलब एक से ज़्यादा इक्लान फॉर्म दे सकता है। Yes, sir. ठीक, सही है। अगला वाले जवाब पे आओ। नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू R3, सबसेट आर इक्वल टू सबसेट ऑफ R3। इक्वल टू R3 जाएगा, इक्वल टू R3 जाएगा, इक्वल टू R3। जी सर। क्योंकि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A बोले तो नॉन पाइवट कॉलम की संख्या जो होती है, नॉन पाइवट कॉलम, वो नल स्पेस की डायमेंशन को बताती है। तो नल स्पेस की डायमेंशन आज की तारीख में कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक, मतलब 3 एलआई वेक्टर तो मिलेंगे जो नल स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, और इसको स्पैन करने के लिए 3 एलआई वेक्टर चाहिए। तो क्या ये लिखी गई बात सही है? गलत है। अब सोचो कैसे गलत हुआ। हम खुद
खुद नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जिस पर तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए। भारी गलती कर रहे हो अगर ऐसा कुछ है। खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए, खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए आपको उस खानदान का मेंबर होना पड़ेगा। वही चीज़ यार, नल स्पेस में जो आएगा नल स्पेस आता कहाँ से है वो सोचो। R4 से आएगा, सॉरी नल स्पेस आता कहाँ से? मेनली डोमेन से आता है। नल स्पेस इज द R7 सबसेट ऑफ डोमेन। हाँ अपना डोमेन कौन है? R7 अपना डोमेन R7 है। तो क्या अपना नल स्पेस 3 एंट्री का वेक्टर रख भी पाएगा? अपना नल स्पेस जो भी रखेगा 7 एंट्री का वेक्टर रखेगा। ये इधर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये डोमेन R7 है, को डोमेन कौन है? R4। तो कॉलम स्पेस इसका मेंबर 1, नल स्पेस इसका मेंबर 1। नल स्पेस इसका मेंबर है तो इसके अंदर जो भी आएगा वो कई एंट्री का वेक्टर होगा? 7 एंट्री का। और नल स्पेस को R3 का बनने के लिए कई एंट्री का? 3 एंट्री। इधर तो 3 की कोई चर्चा ही नहीं है, यानी एकदम फालतू वाली बात है। कुछ भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लिखा जाए चलो। ये खाका बना लो, ये बना लो ऐसे तो अपना काम आसान हो जाएगा। हालांकि लिखने का थ्योरी से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी बना रहे तो बेहतर ये कहा लिखे। अच्छा ये डिलीट कर देना, बस इतना ही बनाना, इतना बी वाला हिस्सा ना बनाना। सॉल्यूशन में लिखना है इसके, सॉल्यूशन लिखना हियर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स and this is equal to 4। ये R है, ये R है। Here dimension of column space of A is equal to number of pivot column is equal to R4। और यहीं लिख देना is equal to dimension of R4 is equal to dimension of R4। और एक बात करना, जहाँ ये R4 लिखे हो ना, यहीं ब्रैकेट में लिख देना कोडोमेन। यहाँ हम देखते हैं कि कॉलम स्पेस जो कि रेंज होता है, रेंज की डायमेंशन और कोडोमेन की डायमेंशन आपस में बराबर हो गई है। डायमेंशन बराबर हो गई तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं, आज की तारीख में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो चुका है। तो लिख देना आगे, सिंस रेंज सिंस का लिखना सबस्पेस ऑफ R4, सबस्पेस ऑफ R4 with dimension 4, with dimension 4, सबस्पेस ऑफ R4, R4 का सबस्पेस जिसकी डायमेंशन कितनी है? 4 है। सबस्पेस ऑफ R4 with dimension 4 is R4 itself, is R4 itself। हम जानते हैं R4 में अगर आप 4 डायमेंशन का सबस्पेस खोजने जाओगे तो कोई दूसरा नहीं, खुद कौन मिलेगा? R4 मिलेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट, और इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम स्पेस ऑफ A बराबर होगा इसके R4, कोई दूसरा
कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर R4। लाइन चेंज करके नल स्पेस की बात लिख देना, लिखना नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए does not equal to R3, does not equal to R3 because null space of A, because null space of A is the subset of, null space of A subset होता है किसका, डोमेन, डोमेन और ब्रैकेट में लिखना R7, R7 implies that every vector this implies that every vector in null space of A has 7 entries। इसका मतलब हुआ कि नल स्पेस ऑफ ए का कोई भी वेक्टर उठाओ तो उसके अंदर में कुल कितनी एंट्री आएगी, 7 एंट्रीज निकल करके आएगी, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट नल स्पेस ऑफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ R3। तो जो R3 का सबसेट ही नहीं है वो क्या R3 के बराबर होने वाला है, नल स्पेस ऑफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ R3, ठीक। और आगे यहीं पर बोल देना, कुछ नहीं छोड़ो, अपने लोग तो जानते हैं ना डायमेंशन का बराबर होना वेक्टर स्पेसेस के बराबर होने की गारंटी नहीं है, वो अलग अलग आ सकते हैं। 3 डायमेंशन वाले पॉलिनोमियल वाले भी जाएंगे, 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स वाला कलेक्शन भी आएगा, R3 वाला हिस्सा चल ही रहा है, कई हो सकते हैं, फंक्शन भी 3 डायमेंशन वाले मिल सकते हैं, कुछ नहीं, बस इतना लिख करके इसी पे ऐसे छोड़ देना, ये सफिशिएंट है। और फंक्शन एक्सक्लूड करेगा 8वें में आना, 8वें में। अच्छा ये याद रखना, इसके और भी फॉर्म अकेला है नहीं, बस ये सिंबल के तौर पर बना। की क्लास मिल जाए ना, 4 से कम से कम 3.5 घंटा वाली तो मिल ही जाए, या अपनी पुरानी 3 घंटे की मिल जाए, तो इसको खींच करके निपटारा किया जाए। हाँ अरे सब पहुँच पाएंगे तब ना, दिक्कत है सब पहुँच नहीं पाएंगे। 8वें में लिखना, सपोज ये बंद करें फिर गैरियन उठाएं, सपोज 5x6 5x6 matrix, capital A has 4 pivot columns, माना कोई 5x6 की मैट्रिक्स कुल 4 पाइवट कॉलम्स रखती है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ null space of A, question mark, is column space of A is equal to R4, फिर question mark, why or why not, why or why not, question mark लगा दें। ऑप्शनल बनाना चाहो ऑप्शनल बना सकते हो, कुछ भी ऑप्शनल कुछ ऐसा बन सकता है अगर इसी को दूसरे तरीके से करें। कैपिटल A 5x6 with 4 pivot columns, with 4 pivot columns, dash, पहली बात
कैपिटल ए 5/6 की कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 4 पाइवट कॉलम है, तो पहली बात ये कह रहे हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू R4, इन्हीं का बना रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ R4। तीसरा इन्होंने कहा null space of A is the subset of R6। अगला चौथा है null space of A is equal to R2 since dimension of null space of A is equal to dimension of R2। ये R2 है, dimension of null space of A is equal to dimension of R2 लिखा गया है शॉर्ट में लिखने वैसे। और पांचवा इसमें बना देते हैं dimension of null space of A is equal to dimension of R2। इसके अलावा छठा there exist at least one vector B belong to the R5 such that there exists at least one vector B belong to the R5 which has no pre-image, transformation, corresponding transformation बहुत हल्के हल्के बना रहे हैं इसको, दिखा रहे हैं बस खाली। छोटे से क्वेश्चन को भी कई ऑप्शन में ढाला जा सकता है। corresponding transformation never be 1-1। corresponding transformation never be 1-1। whatever be the number of pivot, थोड़ा ग्रामिकल मिस्टेक होगा, समझ ला वैसे। whatever be the pivot, whatever be the number of pivot, पाइवॉट की संख्या कुछ भी हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 नहीं हो सकता। आठवां में कह रहे हैं corresponding transformation never be onto whatever be the number of pivot, whatever be the number of pivot, clear? 8 बना sufficient। लास्ट वाले ऑप्शन पर ध्यान देना, लास्ट वाला ऑप्शन ना बस खाली ये उठा रहा है, बस 5/6 ये इन्फॉर्मेशन नहीं उठा रहा कि 4 ही पाइवट रखेगा। वो कह रहा है व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ पाइवट, कुछ भी हो सकता है पाइवट।
बोल। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, तीसरा ये वाला ठीक, चौथा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही, पांचवा सही, और ये लास्ट वाला सही, आठवां सही, लास्ट वाला गलत, सही सही, ये हाँ सही, सही, और ऊपर वाला गलत, ऊपर इसके ऊपर वाला, हाँ वो वाला गलत, ये वाला गलत। एक बचा है उसको सोचना है। सोचो तुम्हारी तरफ से। जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के आधार पर ही टिक करना है। और हम पहले बोल रहे हैं लास्ट के दोनों ऑप्शन बिल्कुल 4 पाइवॉट से रिलेटेड नहीं है, वो आज़ादी दे रहे हैं कुछ भी हो जाए। छः की मैट्रिक्स, 5 गुणे 6 की मैट्रिक्स के लिए ऑप्शन बन रहा है, ये भी कह दिया 4 पाइवॉट कॉलम रखते हैं। पहला ऑप्शन आप कह सकते हैं 4 पाइवॉट कॉलम है तो कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू R4 होगा। दूसरा कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ R4। सही है, कौन सा? छठवां। सही, ये इसी मैट्रिक्स के लिए ना 4 पाइवॉट। हाँ 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 इसी के लिए। बराबर। इतने तक की जो बात कही गई है, हाँ। इतने तक की वो 4 पाइवॉट को कंसीडर करते हुए कही गई है। ये दो बातें ना आजाद हैं पाइवॉट से, ये उन पर नहीं। यहाँ पर कह दिया वॉट एवर बी द नंबर ऑफ पाइवॉट। तुम्हारी तरफ से क्या जवाब होगा? यही सेम टू सेम, कोई अलग कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का टाइप देख लें। मैट्रिक्स है कैपिटल ए 5 गुणे 6 की, तो इसका मतलब इसके लिए डोमेन कौन? ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन R6, कोडोमेन कौन? R5। तो कुल मिला करके कोडोमेन R5 हो गया। रेंज कौन होती है? कॉलम स्पेस ऑफ। तो कॉलम स्पेस ऑफ किसका मेंबर? R5 का। वो अपने अंदर कई एंट्री का वेक्टर रखेगा? 5 एंट्री का। तो 4 एंट्री का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहला गलत है। कॉलम स्पेस ऑफ में कभी भी R4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डायमेंशन का बराबर, हाँ कॉलम स्पेस की डायमेंशन 4 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम कितने हैं? 4 पाइवॉट कॉलम ही कॉलम स्पेस की डायमेंशन है। लेकिन डायमेंशन का बराबर होना इसको R4 के इक्विवेलेंट लाके नहीं खड़ा करने वाला, क्योंकि मेंबर तो ये किसके हैं? R5। पहला गलत। ये गलत, तो ये तो वैसे सबसेट तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक, नीचे वाले पर आते हैं। नल स्पेस ऑफ इज द सबसेट ऑफ R6। नल स्पेस हमेशा किसका होता है? डोमेन का। तो ठीक, R6 का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक, नल स्पेस ऑफ इज इक्वल टू R2। ये R2 के बराबर होगा, क्योंकि डायमेंशन इसकी और R2 की दोनों की डायमेंशन कितनी है? 2। 4 पाइवॉट थे, कॉलम की संख्या 6 में से 4 निकालो, डायमेंशन तो 2 आ गई। लेकिन डायमेंशन का बराबर होना इसको R2 के बराबर नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने अंदर कई एंट्री का वेक्टर रखेगा? 6 एंट्री का। तो 2 एंट्री वाले वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये भी गलत, यानी पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। इन पर आते हैं। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ R2 दोनों बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। इसकी डायमेंशन 2, इसकी भी 2 आ रही है, डायमेंशन बराबर है। इधर आते हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी यहाँ R5 में, कोडोमेन में एक वेक्टर भी ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं, विच हैज नो प्री इमेज, जिसकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। इसको उल्टा बोलें अपनी भाषा में,
इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ax इज इक्वल टू वेक्टर b कुछ b के लिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कुछ b के लिए इनकंसिस्टेंट। हम जानते हैं ये सिस्टम सिर्फ उसी दिन कंसिस्टेंट होता है हर b के लिए जिस दिन सारी रो पाइवट हो। कुल रो की संख्या कितनी है? 5। अगर 5 की पांचों रो पाइवट होती तो पाइवट की संख्या 5 होती, और दिया कितना गया है? 4 दिया गया। इसका मतलब एक रो नॉन पाइवट छूटेगी, और जिस दिन एक रो नॉन पाइवट छूटी उस दिन पाइवट के इधर शिफ्ट होने के चांसेस हैं, और पक्का एक दिन तो शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब ये बात भी सही है, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट बनेगा कुछ भी के लिए, मतलब उनकी प्री इमेज नहीं होगी। तो पहला सही, ये पांचवा सही, और ये छठा सही, ये सही। इन पर आते हैं करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो R6 से R5 में काम कर रहा है, नेवर कभी नहीं हो सकता, नेवर बी 11, वो कभी भी 11 नहीं हो सकता। वॉट एवर बी द नंबर ऑफ पाइवट, नंबर ऑफ पाइवट कुछ भी हो जाए वो कभी भी 11 नहीं हो सकता। 200% श्योर, कभी 11 नहीं हो सकता। नेवर लगा है पीछे, नेवर बी 11, कभी 11 नहीं हो सही सकता। है। गौर 5 बड़े 6 की मैट्रिक्स में कभी पाइवट 6 चढ़ पाएगा? और ये इसमें भी नेवर लगा तो उल्टा हो जाएगा। अब गलती मिली, नेवर नेवर नेवर, अब फिर तो इधर आ जाती है, इसीलिए इसको 2-3 बार बताएं। नेवर था ही नहीं है, बिल्कुल नेवर नहीं था ये सर। अभी आप नेवर तेजी से पढ़ेगा तभी सडनली दिमाग में नेवर, मेन तो यहाँ नेवर आ गया, पहले वाला सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नहीं, नेवर ना भी आए, नेवर ना भी आए, तब पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। नेवर तो बोल्डली कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में अब 11 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, पाइवट शिफ्ट होता है मिनिमा की तरफ। मतलब आपको अधिकतम पाइवट 5 ही मिल सकता है, और 11 बनने के लिए सारे कॉलम पाइवट होने थे। तो इसका मतलब ये बात 100% सही है।